आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। क्या आपने भी नोटिस किया है कि जगह जगह अब एक कचरा पड़ा दिखाई देता है, और वो कॉमन कचरा है मास्क। जहां देखो वहां यूज एंड थ्रो वाले मास्क। जिस मटेरियल से बनते हैं वो उनमें प्लास्टिक होता है। और फिर वो फेस शील्ड। महामारी में लॉकडाउन के वक्त जितना लोग ये सोचकर खुश हुए कि अच्छा है अब पोल्यूशन कम हो गया है, तभी ये अलग तरह का प्रदूषण हमारे सामने आया है, प्लास्टिक प्रदूषण। ऑनलाइन बाजार में बिक्री भी बढ़ रही है, मार्केटिंग बढ़ रही है, लोग त्योहार आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, और क्योंकि बाजारों में नहीं जा पा रहे हैं तो हर जगह पूरे विश्व में ये हाल है कि लोग ऑनलाइन ही सामान खरीद रहे हैं। तो जो ऑनलाइन शॉपिंग में सामान आता है वो प्लास्टिक के बबल रैप में लिपटा हुआ आता है। तो क्या आप जानते हैं कि ये जितनी भी चीजों का नाम मैंने लिया है वो सब रिसाइकल नहीं की जा सकती हैं? जी हाँ, यानी एक तरफ से रिसाइकल्ड प्लास्टिक की डिमांड घटी है, दूसरी तरफ फ्रेश प्लास्टिक की डिमांड बढ़ गई है, जिसे कभी भी रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। तो ये तो सोचने की बात है। नमस्कार, कोरोना कवरेज आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है माधुरी। आज तक रेडियो के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स पर, जैसे कि वैक्सीन की अपडेट क्या है। बात करेंगे कि आखिर कैसे पता लगाएं कि कोरोना का संक्रमण ठीक हो चुका है। नीति आयोग ने जो एक संभावना जताई है कि आने वाली फरवरी तक हम कोरोना संक्रमण पर कुछ नियंत्रण कर लेंगे, इस पर भी एक चर्चा होगी, और एक सर्वाइवर से करेंगे मुलाकात। पर पहले अपडेट्स जान लेते हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 579 लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 55,722 नए मामले सामने आए। आज से उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम में स्कूल खुल गए हैं। वहीं स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकारों ने गाइडलाइन भी तैयार की है, जिसका पालन किया जाना होगा। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और सेंट लुई यूनिवर्सिटी के साथ नाक से दी जाने वाली वैक्सीन, नेजल वैक्सीन कैंडिडेट के ट्रायल के लिए समझौता किया है। इसके तहत कंपनी इंट्रानेजल वैक्सीन विकसित करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी इंट्रानेजल वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला समेत 32 लोगों के खिलाफ बयाना पुलिस ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों ने भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत बुलाई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए आज से केरल के वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। महाराष्ट्र में आज से मुंबई मेट्रो फिर से शुरू हो गई है। 200 दिन से ज्यादा से ये मेट्रो बंद थी। राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में आज से दर्शन की व्यवस्था शुरू हो गई है। चीन ने अपने इमरजेंसी कोरोना वैक्सीन को अपने 3 शहरों में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इनके नाम है यीवू, निंगबो और शियोक्सिंग। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, इसके बाद आम लोगों के बीच में ये टीका आएगा। इजराइल में संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद पाबंदियों में थोड़ी राहत मिली है। अब लोग 1 किलोमीटर के दायरे में आ जा सकेंगे। रेस्टोरेंट से डिलीवरी के अलावा टेकआउट की सुविधा भी होगी। नेपाल सरकार ने कहा है कि वो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज का खर्च नहीं उठाएगी। होम आइसोलेशन में संक्रमण से मरने वालों का शव दफनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और सरकारी सूत्रों के अनुसार जैसे जैसे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम हुए हैं, चीन की इकोनॉमी अब रफ्तार पकड़ने लगी है। जी देखिए, डॉक्टर्स ने एक सलाह दी है त्योहारों के मद्देनजर, और वो ये है कि क्योंकि महामारी अभी भारी है तो नवरात्रि में व्रत ना करें। लोग बहुत ज्यादा गंभीर वाला व्रत करते हैं, यानी कुछ भी ना खाकर। मेरी एक चाची हैं जो हर बार कुछ नया करती हैं व्रत में। यानी एक बार उन्होंने 9 दिन तक बस एक केला खाया, मतलब एक केला 9 दिन तक। एक दफे एक बर्फी के टुकड़े से किया, यानी 9 दिन तक एक बर्फी का टुकड़ा। और एक बार तो हद हो गई, आपको क्या बताऊं, इलायची का दाना, यानी हर दिन एक इलायची का दाना, पूरे दिन व्रत रख के शाम को खाने के रूप में। बाप रे। तो ऐसे ही लोगों को डॉक्टर्स ने चेताया है। और एक बात और कही है कि अभी अभी अगर आप कोविड से ठीक हुए हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें।
आप हाई रिस्क पर हैं यानी पहले से बीमार हैं तो भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर्स के अनुसार फास्टिंग करने से डिफेंस की ताकत शरीर की कम हो जाती है, वो बाहर से आने वाले तत्वों से लड़ नहीं पाता। वैसे तो डॉक्टर्स ने करवा चौथ का व्रत करने को भी मना किया है, मगर इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती, आप खुद समझदार हैं कि नहीं? अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा, ये तो सब बता देते हैं कि संक्रमण हो गया है, टेस्ट से पता चली जाता है, पर आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं ये कौन बताएगा? आप कैसे पता लगाएं कि आप स्वस्थ हैं? इसे जानने को खुशबू ने बात की डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से, जो गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में रूमेटोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर, पहला सवाल तो यही है कि अगर किसी को कोरोना होकर ठीक भी हो जाए तो कैसे पता करें इस चीज का, कैसे सुनिश्चित करें कि हाँ वो लोग अब फाइनली ठीक हो चुके हैं? खुशबू, कोई भी इन्फेक्शन ये पहला बीमारी नहीं है। जब से रॉबर्ट कॉक्स ने इन्फेक्शन का मॉडल बनाया था कि इन्फेक्शन से बीमारियां होती हैं, तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन हम मीजल्स को ले लें कि जब होता है और उसके बाद हम लोग कहते हैं जब आपके सिम्टम्स ठीक हो जाएं तो आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह कोरोना में है, यदि आपको सिम्टम्स हैं और आपको सिम्टम्स ठीक हो गए तो ये माना जाएगा कि आप ठीक हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपके पास फिर भी वायरस रहता है। तो नॉर्मली एक वायरस जो भी है, कोरोना जो फैमिली का वायरस 7-8 दिन तक रहता है, तो उसको हमने माना है कि भाई ठीक है, आप 15 दिन लगा लीजिए। तभी कहते हैं ना 15 दिन क्वारंटीन में रह लीजिए। तो ये माना गया कि 15 दिन के बाद आदमी नॉन इन्फेक्टिव रहता है। ये तो हो गए वो लोग जो कि आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जिनको इन्फेक्शन हो गया और जो सिम्टोमेटिक थे। एसिम्टोमेटिक का तो पता ही नहीं है, बट हाँ ये बात जरूर है कि 99% केसेस में आपका यदि आरटी-पीसीआर पहले था तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पेशेंट को एक बार आपने आरटी-पीसीआर कराया और दोबारा कराने की जरूरत है। आपका एक बार पॉजिटिव आया, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए और आपको 10-15 दिन गुजर गए, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घूमिए घामिए, दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एंटीबॉडीज कराई जा सकती हैं जो ये बताती हैं कि आपको पहले इन्फेक्शन हुआ था। तो सर, अगर किसी को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का शक है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है? और लोग जो है अपनी मर्जी से मतलब चीजें करने लग जाते हैं ठीक करने के लिए, तो क्या क्या चीजें उन्हें अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए? एक तो लक्षण तो यही, क्योंकि साधारण वायरस में होते हैं, जो भी आपने हम सभी ने महसूस किया हुआ है शुरू बचपन से ही कि कभी जुकाम होता है, जो जुकाम में लक्षण होते हैं कि आपको खांसी भी है, आपकी नाक भी बह रही है, आपको फटीग भी है, आपको जोड़ों में भी दर्द हो रहा है। इसमें कुछ और एडिशनल पाए गए, क्योंकि पैंडेमिक था तो लोगों ने और काम शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि भाई इसके लॉस ऑफ टेस्ट भी हो जाता है, लॉस ऑफ स्मेल भी हो जाता है, और चूंकि ये वायरस सिर्फ थ्रोट में ही नहीं रहता तो लंग्स में चला जाता है। जब लंग्स में चला जाता है तो आपको सांस लगता है, आप चलते तो सांस भरती है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है। कभी कभी आपके ये अटैक कर सकता है आपके पेट में, तो आपको डायरिया हो सकता है। यदि आपको बहुत लेटर स्टेजेस में हो, ये तो सब इनिशियल स्टेजेस के लक्षण है, पर लेटर स्टेज में क्या, जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और दूसरा आपका ब्लड में ज्यादा क्लॉटिंग बनने के लक्षण आने लगते हैं, तो जहां क्लॉट बनता है, समझ लीजिए क्लॉट ब्रेन में बन गया, तो ब्रेन के लक्षण आ जाएंगे। आपको पैरालिसिस हो सकती है, आपकी कोई नर्व पैरालिसिस, आपके आंख में क्लॉट हो गया तो आपकी रोशनी कम हो सकती है, आपके पेट में क्लॉट बन गया तो आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो इस तरह से ये लक्षण वाइड वैरायटी में है, बट कॉमन लक्षण यही है कि आपको बुखार आएगा, खांसी जुकाम के जो लक्षण होते हैं वो कॉमन 90% वो लक्षण होते हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करने का चाहिए, कहा है कि हम लोग टिपिकल हमारा ये है कि भाई चलो अब जो चीज जो कोई बता रहा है तो हमारे यहाँ चूंकि सलाह मुफ्त दी जाती है और मेरे ख्याल से हम उसको सिर्फ एक सलाह की तरह लें, बट एक क्वालिफाइड आदमी से पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं तो कोई बताएगा कि आप गिलोय खा लीजिए, दूसरा बोलेगा अश्वगंधा, तो कोई बोला तो आपको अदरक पी लीजिए, कोई बोलेगा गर्म पानी सुबह से लेकर शाम तक पीते रहिए। तो ये तो जिसे कहते हैं ना मिथ्स है, इसकी कोई प्रूफ नहीं है। आई एम वेरी श्योर इसमें से कोई एक अच्छी भी हो सकती है, बट आप उसको इसी तरह लें जो कि क्यों कि इस पे काम हो रहा है। ये तुलसी अच्छी है तो अमेरिकन भी यूज करेंगे, उसमें कोई उनको तुलसी से खराबी थोड़ी है।
तो मेरा मतलब है कि ये मत सोच रखिए। जहां तक एक तो ये है कि बेवजह दवा ना लें, क्योंकि इसका वो नहीं है कोई। दूसरा ये है कि जो प्रिकॉशंस, नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है जो हम सब लोगों को मालूम है, वो आप करके रखें। और बेसिकली बेवजह शक भी ना करें कि इस चीज से हो जाता है, उससे जो लोगों को मालूम है कि किस चीज से नहीं होता है। देखिए, शॉर्ट एक्सपोजर से नहीं होता है। शॉर्ट एक्सपोजर से होता है तो हम लोग तो डॉक्टर हमको रोज ही हो जाए। तो आपके पास कोई बगल से कोरोना वायरस का पेशेंट निकल जाए या आपको कुछ ऐसा हो जाए तो इसमें कोई बहुत, उसमें शॉर्ट एक्सपोजर, जब तक कि लंबा एक्सपोजर ना हो। यदि आपने मास्क लगाया है, दूसरे ने ही मास्क लगाया है, तो आप इतना भयभीत ना हो कि आपके बगल में कोई कोरोना का पेशेंट रहता है तो आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको दूसरा है कि आपको पेट से नहीं हो सकता। आपको सब्जी, और पहले हम सोचा करते थे भाई जो सब्जी आ रही है, जो बाहर से बाजार से सामान आ रहा है, उससे भी होने की बहुत कम संभावना है। उसमें वायरस हो सकता है बट उसमें संभावना बहुत कम है। नॉर्मल पानी से भी उनको धो दिया जाए, ये नहीं कि उनको कोई बहुत बड़े पानी से धोने की जरूरत है। हाँ, यदि आप उसको गर्म पानी से एक बार धो देंगे तो वायरल लोड बहुत कम होता है उनमें, बट ये नहीं कि उनको साबुन से धोने के लिए बैठ जाए। हाँ, ज्यादा होने की कब संभावना है? जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि बात करना हम आईज टू आईज डाल के बात करते हैं, और यदि आपके पास मास्क नहीं है या एक पार्टी के पास मास्क नहीं है तो होने की ज्यादा संभावना है। तो सर, जैसे अभी आपने बोला कि जो हल्के फुल्के लक्षण से थोड़े लक्षण बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जब ये हल्के फुल्के लक्षण, ये आम लक्षण इससे आगे बढ़ जाए तो उस पेशेंट को क्या करना चाहिए जिनको शक है कि हाँ कोरोना वायरस हो गया, अब ये लक्षण मेरा बढ़ गया है, तो उनको नॉर्मली हम पेशेंट से क्या बोलते हैं, भाई ये खांसी जुकाम सरी का है, ठीक है, आपका पॉजिटिव भी आएगा, घर पे रहिए। बट हम उसको ये भी सलाह देते हैं कि आप किस समय आप होशियार हो जाइए। कब होशियार हो जाइए? एक तो आपको बहुत ही ज्यादा खांसी आने लगे तो शायद ये लंग्स में पहुंच गया है। आपका यदि आपको चलने में, आप जाते हैं बाथरूम, कहीं जाते हैं, आपको लगता है नहीं मुझे थोड़ा सांस भरती है, तो इसका मतलब शायद लंग्स में पहुंच गया है। या आपका पल्स ऑक्सीमीटर 95 के नीचे दिखा रहा है तो आपको लगता है कि आप इसमें पहुंच गया, ये तो लंग्स की बात हुई। या कोई और सिम्टम अनयूजुअल होने लगे, जैसे मैंने बोला क्लॉटिंग, जहां क्लॉट हो जाएगा, आपके पेट में क्लॉट हो गया, पेट में दर्द होने लगा, आपके सडनली स्ट्रोक हो गया, तो इन सब हालातों में आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। एक तो होम केयर है, एक हॉस्पिटल केयर है ना। हॉस्पिटल केयर के अपने वो चीजें हैं, आयाम हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीटी स्कैन करके देखते हैं। यदि आपके पेट में दर्द है तो हम वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्लॉट तो नहीं हो गया ब्रेन में, या आपके पेट में क्लॉट तो नहीं हो गया इंटेस्टाइन में, उसके अलग इन्वेस्टिगेशन है। बट एक रेखा मान के चलिए जो बनाया गया है कि जो साधारण लक्षण है उसके लिए घर में रहिए, और ये जो लक्षण मैंने बताया इसके लिए किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को, फिजिशियन को कांटेक्ट करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और खुशबू, अब बात करते हैं उस बात की, उस उम्मीद की जो नीति आयोग ने जताई है कि आने वाले फरवरी में केसेस जो हैं कोरोना संक्रमण के, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, यानी थोड़े कंट्रोल नंबर्स में आएंगे। जबकि आशंका तो ये थी कि सर्दियों में केस फिर से बढ़ सकते हैं। तो फिर नीति आयोग ने ये क्यों कहा? ऐसा कैसे मुमकिन होगा? ये पूछने को मैंने फोन मिलाया इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय को। जी दीपू। देखिए, नीति आयोग ने बिल्कुल ये नहीं कहा है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ये गवर्नमेंट की एक अपॉइंटेड कमेटी थी कोरोना वायरस पर, IIT हैदराबाद की, जिसके प्रोफेसर M विद्यासागर के कोऑर्डिनेशन में ये कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट और एक अपना ओपिनियन दिया है, जिसमें कहा है कि फरवरी के आसपास जो केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो थोड़े धीमे पड़ जाएंगे, खत्म तो नहीं हो जाएंगे लेकिन कमजोर पड़ जाएंगे, ये उसने उम्मीद जताई है। और उसके लिए उन्होंने जो कंडीशन बताए हैं वो बहुत बट नेचुरल, एकदम से ऑब्वियस है कि आप प्रिकॉशन अगर लेते रहे लोग तो ये केसेस फरवरी में कम हो जाएंगे। अब ये सारे लोग जानते हैं, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि प्रिकॉशन लेने से केसेस कम हो जाएंगे, लेकिन उनका सीधे कहना है कि अगर लोगों में ये जागरूकता बनी रही कि वो थोड़ा सा जो नियम बनाए गए हैं, जो इंस्ट्रिंजेंट रूल्स हैं कोरोना को लेकर के, मास्किंग और डिस्टेंसिंग, सोशल
और जो क्लीननेस का उसको अगर फॉलो लोग करें तो फरवरी के अंत तक केसेस धीमे पड़ जाएंगे। तो ये एक बट नेचुरल वो है। और साथ में उनका एक ये भी आकलन था कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो क्या होता, 10-25 लाख हो जाती और जो केसेज हैं वो काफी बढ़ जाते, करोड़ से ऊपर हो जाते। तो ये नट सेल में उनकी ये फाइंडिंग्स थी। पॉल साहब ने जो बोला है नीति आयोग के, उनका ये कहना है कि अभी जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की सेकेंड वेव को लेकर के, वो रूल आउट नहीं किया उन्होंने कहा है कि न्यू केसेस पिछले 3 हफ्ते से एक तरह से कहा जाए कि वो धीमे पड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। और लेकिन जो सेकेंड वेव का एक पॉसिबिलिटी है विंटर सेशन में, उसको उन्होंने रूल आउट नहीं किया है, यानी कि वो आ सकता है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूरोप में स्पेशली अगर लास्ट 48 आवर का देखें जो नंबर्स आए थे, उसमें करीब 30,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए केवल फ्रांस में, और करीब 10 सिटीज उसके जो है लॉकडाउन में चले गए हैं पार्शियली। तो रात में कर्फ्यू है इस तरह के, और ब्रिटेन में भी बहुत सारे रूल्स लागू किए गए हैं, एक तरह का सेमी लॉकडाउन आप कर सकते हैं। लेकिन तो वहाँ पे जो सबसे पहले एक तरह से कहा जाए कि फर्स्ट वेव जब शुरू हुआ था इंडिया में, चूंकि बाद में आया, और वहाँ से सेकेंड वेव की शुरुआत एक तरह से मानी जा रही है कि दोबारा से ये बीमारी लौट आई है। तो ये नंबर्स वाकई चिंताजनक है। और नीति आयोग के वीके पॉल जो है, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि केसेस खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेकेंड वेव के भी चांसेस हैं, लेकिन पिछले 3 वीक से जो केसेस कमजोर हो रहे हैं एक्टिव केसेस, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्री जो है वो रिलीफ की एक सांस ले सकता है। लेकिन उन्होंने रूल आउट नहीं किया कि विंटर सेशन में, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सेकेंड वेव में दोबारा कंट्री को वापस जाना पड़े और कोरोना का एक और जो है चक्र आ सकता है ठंड तक। जी, और जैसा अभी आपने कहा कि उन्होंने ये बस एक संभावना उन्होंने जताई है, तो इस संभावना पर कितना यकीन किया जा सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड हम बाहर के देशों से देख रहे हैं उसको देखते हुए? देखिए, एक सबसे मेजर जो, जैसे सपोज 19 अक्टूबर को 55,722 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मैं टोटल केसेस की बात कर रहा हूँ, और डेली केसेस के नंबर को उन्होंने भी एक तरह से मेंशन किया कि पिछले 3 हफ्ते से। मैं अगर देखिए, अगर लास्ट का जो सबसे पीक टाइम था 17 सितंबर के अराउंड, जबकि केसेस डेली केसेस आपके 97,894 रिकॉर्ड किए गए थे, और आज 55,000। तो ये मेजर कंटिन्यूसली वो ड्रॉप हुआ है थोड़ा बहुत कभी, लेकिन इस रिकॉर्ड को 97,000 के रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ा है डेली केसेस में। और आज की डेट में अगर ये 55,722 के ऊपर आ गया है, तो एक गिरावट तो कही जा सकती है कि केसेस में गिरावट आई है। लेकिन सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी नंबर को रीड करने का, उसमें सामने हमको जो टेस्टिंग है उसको रखना पड़ेगा। अब हमने जो देखा कि सितंबर में उस समय 24 सितंबर को आप ले लीजिए, करीब 14 लाख के आसपास टेस्टिंग हो रही थी। आज आपकी टेस्टिंग देखिए 8,59,000 है 18 अक्टूबर को। तो जब आप टेस्ट नहीं करेंगे या कम करेंगे, तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो केसेस कम दिख रहे हैं वो लेस टेस्टिंग की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि जब केसेस बढ़ते हैं तो सरकारें ये कहती हैं, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, कि टेस्टिंग बढ़ने से केस बढ़ रहे हैं। लेकिन टेस्टिंग घटने से भी केस घट रहे हैं, ये भी हो सकता है। एक आशंका ये भी है, क्योंकि नंबर जो गवर्नमेंट के दिख रहे हैं, जो टेस्टिंग के डेटा दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 24 सितंबर को 14,92,409 टेस्टिंग हुए। और आज जो आपका चूंकि एक दिन लेट आता है, 18 अक्टूबर के जो नंबर है टेस्टिंग के, वो बता रहे हैं कि 8,59,786 है। तो यानी कि तकरीबन एक तरह से कहा जाए कि आधे हो चुके हैं, थोड़ा सा आधे से ज्यादा, लेकिन आधा हो चुका है टेस्टिंग। और केसेज आपके 55,000 है, जो कि सितंबर के बीच में 82,000 86,000 जाते थे। हम मैक्सिमम अगर नंबर लेके चलें, जो आपको बताया मैंने कि 97,000 केसेज रिकॉर्ड किए गए थे 17 सितंबर के आसपास, तो उसके कंपैरिजन में एक एवरेज भी मान लें कि 80,000 केसेज हो रहे थे, और हमारे टेस्टिंग अगर आधे हो गए हैं, तो फिर मुझे ये लगता है कि मेजर रिस्पांस ये लेस टेस्टिंग की भी वजह है कि इतने केसेज में डाउनफॉल देखा जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया दीपू। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते।
शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। और अब हम एक अपडेट ले लेते हैं। किस किस वैक्सीन का क्या हाल है? हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो कहां तक का सफर तय कर चुकी है? प्रतीक सारी जानकारी जुटाकर लाए हैं हमारे लिए। जी प्रतीक, बताएं। दुनिया के 210 से ज्यादा देश कोरोना महामारी की चपेट में हैं। बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस के बीच सभी लोग यही सोच रहे हैं कि एक सफल और कारगर वैक्सीन आखिर कब तक बनेगी। वैसे तो रूस और चीन ने वैक्सीन बना ली है, जबकि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश वैक्सीन पर अब भी परीक्षण कर रहे हैं। भारत में कुल 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो वैक्सीन बनाने की रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं अमेरिका से ताज़ा अपडेट ये है कि दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर इंक द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन को अगले महीने यानी नवंबर में मंजूरी मिल सकती है। भारत में रूस की पहली वैक्सीन के आखिरी फेज का ट्रायल एक बार फिर से शुरू हो सकता है। चीन में कोरोनावैक नाम की वैक्सीन की इमरजेंसी बिक्री शुरू हो गई है और इस वैक्सीन की कीमत $60 यानी करीब 4,400 रुपये रखी गई है। भारतीय दिग्गज कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी उम्मीद दिखाई है कि मार्च तक भारत में टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश वैक्सीन विकसित करने में लगे हैं। लगभग 150 से अधिक कैंडिडेट्स यानी वैक्सीन उम्मीदवार हैं, जिनमें से लगभग 10 अंतिम चरण में परीक्षण कर रहे हैं। इनमें से शीर्ष दावेदार में अमेरिकी कंपनी फाइजर इंक, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, चीनी सिनोवेक वैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन, भारतीय कोवैक्सीन, जाइकोव डी शामिल है। अमेरिका की बात करें तो फाइजर इंक कंपनी ने घोषणा की है कि वह नवंबर तक वैक्सीन की मंजूरी के लिए अमेरिकी प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है। फाइजर जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। इसके परीक्षण में शामिल करीब 44,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन के प्रभाव का डेटा नवंबर से पहले उपलब्ध होने की संभावना कम है, लेकिन फाइजर के मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोर्लो के मुताबिक नवंबर के तीसरे हफ्ते तक उनके पास अंतिम आंकड़े होंगे और वैक्सीन सुरक्षित साबित भी होगी। भारत में कब तक वैक्सीन आ पाएगी, ये सब जानना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और भारतीय मेडिसिन रेगुलेटर यानी DCGI की हरी झंडी मिल जाती है तो देश में मार्च 2021 तक वैक्सीन उपलब्ध होगी। कंपनी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश जाधव ने एक बातचीत में बताया कि 2 वैक्सीन उन्नत परीक्षण के चरणों से गुजर रही है। मार्च तक वैक्सीन आ सकती है। डॉक्टर जाधव का मानना है कि वैक्सीन के लिए कई कंपनियां काम कर रही है। अगले साल की शुरुआत में भारत में कोरोना का टीका उपलब्ध होगा। आपको मैं बता दूं कि देश में भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला कंपनी की जाइकोव डी वैक्सीन भी कामयाबी के करीब है। कोवैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल जल्द ही होने वाला है। वहीं हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल फर्म डॉक्टर रेड्डीज लैब ने 13 अक्टूबर को भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल DCGI को फिर से आवेदन दिया था और भारत में रूसी टीके के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मांगी थी। PTI के रिपोर्ट के मुताबिक अपने संशोधित प्रोटोकॉल में कंपनी ने कहा है कि दूसरे चरण के ट्रायल में 100 वॉलंटियर्स शामिल होंगे, जबकि तीसरे चरण का ट्रायल 1400 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को आने वाले महीनों में इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के अंतिम चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल देश में किसी भी नासिका संबंधी टीके का परीक्षण नहीं चल रहा है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक द्वारा आगामी महीनों में नियामकीय मंजूरी के बाद ऐसे टीकों का क्लिनिकल परीक्षण किए जाने की संभावना है। इसके अलावा रूस ने एक और वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। एपीवैक कोरोना नाम की इस वैक्सीन को रूस की वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। WHO ने कहा कि रूस के नए वैक्सीन विकसित करने वाले संस्थान के साथ अच्छी बातचीत हुई है। हालांकि WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने जेनेवा में एक समाचार सम्मेलन में कहा कि तीसरे चरण के परीक्षणों के परिणाम देखने के बाद ही हम किसी वैक्सीन पर अंतिम स्थिति बना पाएंगे। ये थे हमारे साथी प्रतीक।
और अब कोरोना की जंग जीत चुके रायबरेली के सार्थक की आप बीती सुनेंगे। उनसे बात की प्रगति ने, जो हमारी साथी हैं। अभी तो फिलहाल आई एम फीलिंग गुड। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और एक्सपीरियंस मेरा, देखिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ भी दिक्कत है, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें हेल्थ में ज्यादा दिक्कत होती भी है, बहुत कम केसेस में होती है। जो भी होता है आपका, जो भी मन में है ना, वो हावी हो जाता है। तो हेल्थ वाइज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था, और मन में भी मैंने कुछ ऐसा हावी होने नहीं दिया। तो बस यही था। तो आप बस निकल गए 10 दिन। आपको कौन कौन से सिम्टम थे? मेरे को बेसिकली माइल्ड फीवर था, और थोड़ा पहले दिन फैटीग हुआ, माइल्ड फीवर हुआ, पर जो सबसे बड़ा सिम्टम लगा वो था लॉस ऑफ स्मेल। तो मेरे को स्मेल नहीं आ रही थी किसी चीज की। और जिस दिन मेरे को जैसे ही पता चला कि स्मेल आ नहीं रही है, तो मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया, तो उसके बाद टेस्ट कराया, फिर पॉजिटिव आ गया था। सो आप हॉस्पिटलाइज हुए थे या फिर घर पर ही रुके थे? नहीं, होम आइसोलेशन मिल गया था मुझे। ओके। तो हाँ। सो होम आइसोलेशन में कैसा लगा इतने दिन? देखिए, होम आइसोलेशन तो पहले भी हो रखा था, क्योंकि इतना अवेयर कर रखा था गवर्नमेंट ने भी, और सब इतने आजकल अवेयर हैं कि बाहर कम से कम ही निकलना होता था। पर वो बस हो गया, तो मतलब पहले से ही होम आइसोलेशन ही चल रहा था वो, तो उसी का एक्सटेंशन हो गया थोड़ा। तो होम आइसोलेशन वाला टाइम बीता कैसे, मैं ये पूछ रही थी। देखिए, होम आइसोलेशन ऐसा कुछ नहीं था, जैसे जो भी नॉर्मल शेड्यूल चल रहा था मेरा, मैंने सब कुछ वही किया था। और बाकी जो ये एक अच्छी बात हुई कि रूटीन मेरा और अच्छा हो गया, टाइम से उठना, टाइम से सोना और एक्सरसाइज करना, जो कि अभी तक टिल डेट अभी भी मैं वही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। तो उस समय वही किया मैंने, ऐसा कुछ इश्यू नहीं था। घर वाले भी मतलब नीचे वाले कमरे में थे, तो उनसे भी बात हो ही जाती थी, फोन में ही बात हो जाती थी, उनका भी पूरा सपोर्ट था। और नॉर्मल अपना जो वर्क मेरा चल रहा था, फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए ध्यान दे रहा था बस, और दवाइयाँ ले रहा था जो भी टाइमली रिकमेंड करी गई थी। दवाइयों के अलावा आपने क्या क्या चीजें कंज्यूम की, या क्या क्या चीजें और ऐड ऑन की जिससे आप जल्दी ठीक हो गए? मैं पर्सनल उसमें बताऊं तो देखिए, काढ़ा भी किया था, काढ़ा भी रेगुलर लेता था मैं, और एक्सरसाइज करता था, योगा करता था, और थोड़ा मतलब मैंने ये भी था कि मैंने ठंड नहीं लगने दी अपने आप को, क्योंकि थोड़ा निमोनिया होने का खतरा रहता है, तो ठंड नहीं लगने दी, थोड़ा गर्म ही रखा माहौल, पंखा नहीं चलाया, और ब्लड सर्कुलेशन करता था थोड़ा बहुत, बस और कुछ नहीं। जी, तो घर पर कैसा माहौल हुआ जब पता चला? एक तरीके से हल्का सा इंसान डरता है, तो वो वाला माहौल कैसा था जब? वो मैंने ऑलरेडी घर वालों को इतना वो बना दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि लॉस ऑफ स्मेल हो गया था, जो कि आज तक हुआ नहीं था मेरे को कभी। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि हो गया है मेरे को, ये कंफर्म है, मैं टेस्ट कराऊंगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात मत लेना। थोड़ा बहुत लगा उनको, बट ठीक है। मेरा देखिए हेल्थ वाइज और कुछ ऐसा इशू था ही नहीं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई किसी को। कितने टेस्ट के बाद आप नेगेटिव आए, कितने दिनों में? मेरा जो टेस्ट हुआ था वो 10वें दिन हुआ था। तो 10वें दिन जो पहला ही टेस्ट हुआ था, फिर वो नेगेटिव आ गया था मेरा। आई थिंक काफी माइल्ड सिम्टम होंगे आपको। बहुत माइल्ड थे, फीवर बहुत माइल्ड था, 99-100 तक एक दो बार पहुंचा, और थोड़ा फटीग पहले दिन था, फटीग था, और कफ कम था। मेन था लॉस ऑफ स्मेल हो गई थी, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। हाँ। तो अब ठीक होने के बाद कैसा लग रहा है? ठीक होने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे मैंने बताया आपको कि एक शेड्यूल अब बन गया है, तो सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, तो बहुत अच्छा हो गया। तो कुल मिला के आपको क्या क्या चेंजेस दिखने को मिले इसके बाद? पूरा जो आप एज अ सर्वाइवर आपने कोरोना को मात दी, और थोड़ा सा डर लगा होगा कभी कि लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला डर कभी मन में आया आपके? मेरे को टेस्ट कराने से पहले था, एक रात पहले मेरे को रात में पता चला कि मेरे को लॉस ऑफ हो गया, तो उस रात मेरे को थोड़ा नींद नहीं आई, थोड़ा डर लगा। फिर मैंने कंट्रोल रखा, मैंने कहा यार बॉडी में तो कुछ हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने ऊपर क्यों हावी होने दूं। ऐसे तो कई बीमारी हो रखी है मेरे को पहले भी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। डर टेस्ट कराने से पहले लगा, पर टेस्ट कराते वक्त मैं जब जा रहा था तब बिल्कुल मेरा माइंड सेट था कि ठीक है मेरे को हो गया है, 10 दिन बिताऊंगा पूरा शेड्यूल पे, पूरा दवाइयाँ लूंगा और सही हो जाऊंगा।
बहुत बहुत दुआएं आपको सार्थक, आपके आने वाले हेल्दी जीवन के लिए। अब चलते चलते जरूरी बात, मास्क की ही है, ये तो आपको पता है, पर मालूम है क्या हुआ? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो मास्क का जब तब विरोध करते ही रहते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब उनके सलाहकार स्कॉट एटलस ने भी कर दिया है ये विरोध। वो साइंस एडवाइजर हैं, क्या आप यकीन करेंगे? और साहब ने ट्वीट किया है मास्क वर्क, और फिर कैपिटल लेटर्स में लिखा NO यानी नो। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन ट्विटर को ये बात रास नहीं आई। आती भी तो कैसे, उसे ये जानकारी भ्रामक लगी, लिहाजा ये ट्वीट ब्लॉक कर दी गई। देखिए, ट्विटर को भी मालूम है मास्क क्यों जरूरी है। आप रीयूजेबल मास्क काम में ले सकते हैं, जैसे कपड़े के मास्क जिन्हें धोकर बार बार यूज किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, पर्यावरण को खतरा है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें। मास्क का इस्तेमाल तो करना ही है। आप धोने वाले मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं बचाव के लिए, और हाथ तो आपको बार बार धोना ही है। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।